Hello kids, welcome back to your English class. I am your teacher and mentor Ananya and I am back with your English lesson. Today we shall begin with lesson number 9 and the title of the lesson is India's first woman prime minister यानी इंडिया की पहली महिला प्रधानमंत्री. Do you know who was the first woman prime minister of India? Her name was Indira Gandhi. उनका नाम था इंदिरा गांधी और वो बहुत ही प्रसिद्ध महिला हैं. उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कई काम किए हैं जिनकी वजह से आज भी लोग उनको याद रखते हैं. तो आज हम इंदिरा गांधी के बारे में ही पढ़ेंगे. कैसी थी वो बचपन में, धीरे धीरे जब वो बड़ी हुई तब उन्होंने क्या किया, किस तरह से वो इंडिया की पहली प्रधानमंत्री बनी. ठीक है, तो इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर जो है आज के चैप्टर से हम ढूंढेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. रीड दिस इंस्पिरेशनल स्पीच गिवन बाय अवर लेट प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी. अब श्रीमती इंदिरा गांधी आज तो हमारे बीच नहीं हैं, उनका स्वर्गवास देहांत हो चुका है. सो दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग हर लेट प्राइम मिनिस्टर. शी हैज़ ऑलरेडी डाइड. What educated woman can do. The speech was given at the Golden Jubilee celebration of the Indraprasth College for Women, New Delhi. तो आज जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो बेसिकली इंदिरा गांधी के भाषण का यानी स्पीच का एक पार्ट है. ये जो स्पीच है ये काफ़ी इंस्पिरेशनल है. उन्होंने एक भाषण दिया था. कहाँ पर दिया था? इंद्रप्रस्थ गर्ल्स कॉलेज में, जो कि न्यू दिल्ली में है. ठीक है, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन ये न्यू दिल्ली में है, स्पेशली फॉर गर्ल्स. और वहाँ वो गेस्ट के तौर पे बुलाई गई थी. वहाँ उन्होंने जब एड्रेस किया था गैदरिंग को तब उन्होंने ये भाषण दिया था और ये भाषण काफ़ी अच्छा है. टॉपिक क्या था भाषण का? व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द स्पीच? द टॉपिक वाज व्हाट एजुकेटेड वुमेन कैन डू, कि एक शिक्षित नारी क्या कर सकती है, उसी के बारे में उन्होंने जो है लोगों को अवगत करवाया था, यानी और ज़्यादा बताया था. सो लेट्स बिगिन. एन एंशिएंट संस्कृत सेइंग सेज वुमेन इज़ द होम एंड द होम इज़ द बेसिस ऑफ सोसाइटी. सो ऐसा संस्कृत में माना जाता है. संस्कृत की एक कहावत है जिसके अनुसार हम क्या मानते हैं कि औरत जो है वो घर का नींव है, घर के प्राण औरत में बसते हैं और घर जो है वो सोसाइटी का फाउंडेशन है. जैसे औरत घर का फाउंडेशन रखती है, घर की नींव रखती है, उसी तरीके से एक घर भी सोसाइटी की नींव रखती है. तो इनडायरेक्टली वी कैन से दैट अ वुमन इज़ द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी. एक नारी से ही जो है सृष्टि हो रही है. क्लियर? It is as we build our homes that we can build our country. If the home is inadequate, either inadequate in material goods and necessities or inadequate in sort of friendly, loving atmosphere that every child needs to grow and develop, then the country cannot have harmony. And no country which does not have harmony can grow in direction at all. Now Indira Gandhi says कि सोसाइटी का फाउंडेशन ही महिला रखती है. ये उसी प्रकार है जैसे कि महिला ने घर का फाउंडेशन रखा, फिर घर से सोसाइटी बनी. क्लियर? सो दिस इज़ अ चेन विच गोज़ ऑन. अगर घर ठीक से नहीं बना होगा, वो किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है. There may be a number of reasons. Maybe the materials which were used for building the house was not good, or maybe after building the house, the people who are living they do not have harmony with each other. उनमें आपसी संबंध अच्छे नहीं हैं या उनमें आपसी समझ नहीं है. तो हमेशा ही क्या रहेगा, घर के अंदर कलेश रहेगा, झगड़े होते रहेंगे. और ऐसे केस में हम उस घर को एक सफल घर की तरह नहीं देख सकते. We cannot say that an ideal home. Similarly, a society or a country is also having the same impacts.
अगर जिस तरह से घर का मटेरियल ठीक नहीं होगा, उसी तरह सोसाइटी में या कंट्री में अगर सिटीजन्स ठीक से नहीं रहेंगे या सिटीजन्स ठीक नहीं होंगे तो फिर एक सक्सेसफुल कंट्री भी नहीं बन सकता। ऐसा देश किसी भी क्षेत्र में प्रगति या उन्नति नहीं कर सकता। वी कैन नॉट प्रोग्रेस इन एनी डायरेक्शन। क्लियर? दैट इज़ वाई वुमेन्स एजुकेशन इज़ ऑलमोस्ट मोर इम्पॉर्टेंट देन द एजुकेशन ऑफ बॉयज़ एंड मैन। और इसीलिए इंदिरा गांधी का मानना था कि एक महिला या एक नारी की शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन कई जगहों पे तो शायद आदमियों से भी ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि एक लड़की को शिक्षित करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू अ बॉय, एजुकेटिंग अ बॉय। क्लियर? We, and by we I do not mean only we in India but all the world, who have neglected women education. It is fairly recent, of course not to you, but when I was a child, the story of early days of women's education in England, for instance, was very current. Everybody remembered what had happened in the early days. So इंदिरा गांधी ने लोगों को याद दिलाते हुए बोला कि ये कोई आज की समस्या नहीं है। नारी शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण या फिर अहम मुद्दा है जिस पे चर्चा होती भी है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया जाता है। लोग उसको टाल देते हैं। उसे जितना ध्यान मिलना चाहिए या उस पर जितनी चर्चा होनी चाहिए या उस क्षेत्र में जितना काम होना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं होती है। और ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, ये हर उस कंट्री के लिए है। सिर्फ मैं अपने देश की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि हर उस देश की बात कर रही हूँ जिसने नारी शिक्षा को कहीं ना कहीं साइड में रख दिया है या इग्नोर कर दिया है। द कंट्रीज विच आर नॉट एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ द वुमेन एजुकेशन। एंड Then she quotes one of the incidents of her childhood days. वो कहती हैं कि जब मैं छोटी थी, आज मैं बड़ी हो चुकी हूँ, आज मैं देश की प्रधानमंत्री हूँ, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब मैं छोटी थी और जब मैं उस दौर से गुजर रही थी, उस समय नारी शिक्षा को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। ज़्यादातर घरों में या ज़्यादातर लोगों में यही एक सोच थी कि लड़की है, पढ़ाना लिखाना या पढ़ लिख कर क्या करना है, आगे चल के घर संभालना है, शादी कर देनी है, घर संभालेगी तो घर के कामकाज में ही निपुण होना या घर के कामकाज सीखना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है? उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि ये सिर्फ हमारे ही देश की कहानी नहीं है, ये इंग्लैंड में भी इसी तरह की सोच थी। हर देश में कहीं ना कहीं नारी शिक्षा को हमेशा पीछे ही रखा गया है। Now we have got education and there is a debate all over the country whether this education is adequate to the needs of society or the needs of your young people. Now as you can see the picture of Indira Gandhi, she is addressing the gathering. वो लोगों को बता रही हैं, अपने जो विचार हैं उन लोगों के साथ साझा कर रही हैं, बांट रही हैं। अब वो कहती हैं कि ये जो एजुकेशन हमें मिल रही है इस पे भी एक डिबेट है कि जितनी एजुकेशन अभी गर्ल्स को प्रोवाइड हो रही है क्या उतनी ही सही है या उससे कम करना है या ज़्यादा करना है, कितना एजुकेशन गर्ल्स के लिए सही मायने रखता है या कितनी अमाउंट में गर्ल्स को एजुकेटेड होना चाहिए। ये भी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा वाद विवाद का विषय है या डिबेट का विषय है जिस पे हमेशा ही चर्चा करते रहते हैं लोग। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं होनी चाहिए, शिक्षित करके क्या करना है, पढ़ लिख कर क्या करेंगी, जैसे मैंने अभी बताया कि घर ही तो संभालना है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, नारी शिक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट द गर्ल्स बिकॉज दे ले द फाउंडेशन ऑफ द हाउस होल्ड। इफ़ यू आर एजुकेटिंग अ वुमेन देन यू आर एजुकेटिंग द फ्यूचर generations ऑल्सो। क्लियर? I am one of those who always believe that education needs a true overhauling, but at the same time I think that everything in our education is not bad.
that even the present education has produced very fine men and women, especially scientists and experts in different fields, who are in great demand all over the world and even in most of the affluent countries. अब इंदिरा गांधी कहती हैं कि ये बिल्कुल सच है कि मैं मानती हूँ कि एजुकेशन सेक्टर को हर समय कुछ ना कुछ निरंतर प्रोग्रेस करते रहना चाहिए या कोई ना कोई असेसमेंट होते रहना चाहिए कि आज अगर हमारी एजुकेशन का स्तर ये है तो आगे की पीढ़ियों के लिए भी क्या इतना ही रहना है या उसमें कम ज़्यादा करना है, इसको लेके चर्चा होती रहनी चाहिए. एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट चेंजेस भी होते रहने चाहिए. इट्स डायनामिक काइंड ऑफ अ प्रोसेस, समथिंग विच इज़ एवर चेंजिंग. बट देन मैं ये भी मानती हूँ कि जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम है, करंट एजुकेशन सिस्टम से यहाँ पे इंदिरा गांधी उस दौर के एजुकेशन सिस्टम की बात कर रही हैं जब वो ये भाषण दे रही हैं. तो उनका मानना है कि उस समय जो एजुकेशन सिस्टम था वो भी कुछ कम नहीं था. उस एजुकेशन सिस्टम ने बहुत ही काबिल लड़कों और लड़कियों को देश के सामने रखा है. ऐसे कई लड़के और लड़की हैं जो पढ़ाई करके पढ़ लिखने के बाद कई अच्छे अच्छे कामों में इन्वॉल्व हैं. Some of them are scientists, some of them are engineers, some of them are doctors, not only serving our own country but also working in some of the prime and major countries of the world. ना केवल इन लोगों ने देश को प्रगति के ओर अग्रसर किया है यानी देश को आगे बढ़ाया है, बल्कि बाकी देशों में जाकर भी, अच्छे अच्छे देशों में, बड़े बड़े देश, बड़े बड़े शहरों में जाकर भी इन्होंने भारत का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है. और कैसे ऊंचा किया है? अपने काम के द्वारा. लोग इन्हें भारतीय के तौर पे पहचानते हैं. दे नो दैट दीज पीपल आर इंडियन एंड दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड दिस टू द सोसाइटी. Many of our young people leave us and go abroad because they get higher salaries. They get better conditions of work. अब उनका कहना है कि जब मैं देश की बात कर रही हूँ, जब मैं देश को देखती हूँ, तो हमारे ऐसे कई लोग हैं जो यूथ है, जो कॉलेज से जस्ट पास आउट किया है, उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो कि बाहर काम लेके चले जाते हैं, अब्रॉड में चले जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे शायद काम करने का जो कंडीशन है, जो तरीका है, वो इंडिया के कंपैरिजन में शायद कुछ बेहतर है. वहाँ बेटर सैलरीज़ हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बेटर फैसिलिटीज़ हैं और हर कोई चाहता है कि लाइफ में आगे बढ़े या लाइफ में बेटरमेंट आए. बट इट इज़ नॉट एट ऑल वन साइडेड बिजनेस बिकॉज देयर आर मैनी हु आर परसुएडेड एंड कंजोल्ड टू गो इवन व्हेन दे आर रिलक्टेंट. We know of the first class students, especially in medicine or nuclear energy for instance. They are approached long before they have passed out and offered all kinds of inducements to go out. अब इंदिरा गांधी का कहना है कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं कि इवन वो पास भी नहीं होते, लेकिन क्योंकि उनका परफॉर्मेंस एजुकेशन में इतना अच्छा है, उनकी नॉलेज वो हर लेवल पे प्रूव करते आए हैं, इसीलिए उनके इवन पास होने से पहले भी कई लोग उन्हें अप्रोच करते हैं, कई कंपनीज़ उन्हें अप्रोच करती हैं, कई इंस्टीट्यूट्स उन्हें अप्रोच करते हैं कि आप आइए और हमें ज्वाइन कीजिए ताकि आपको हम बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे सकें. यानी फाइनल पेपर लिखने से पहले ही कई लोगों के हाथ में नौकरी ऑलरेडी होता है, ऑफर लेटर पहले से ही रेडी रहता है. Now that shows that people do consider that they have a standard of knowledge and capability which will be useful anywhere in the world. और ये इसी बात का प्रमाण है कि वो जो लोग हैं वो काफ़ी एजुकेटेड हैं और दूसरे लोगों को भी उन पे भरोसा है. यानी दूसरे लोगों को भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे कहीं ना कहीं भरोसा है कि इस पर्टिकुलर एजुकेशन सिस्टम से जो भी पास आउट होगा वो बच्चा काबिल होगा और आगे चल के कुछ ना कुछ अच्छा ही कंट्रीब्यूट करेगा सोसाइटी में. सो दैट इज़ वाई आई से दैट देयर इज़ समथिंग वर्थवाइल. इट ऑल्सो शोज दैट आवर ओन एंशिएंट फिलोसफी हैज़ taught us
that nothing in the life is entirely bad or entirely good. Everything is somewhat of a mixture, and it depends on us and our capability how we extract the good and how we make use of what is around us. So प्रधानमंत्री कहती हैं कि ये एग्जाम्पल्स ये अच्छे से प्रमाणित करते हैं या प्रूफ करते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कमी नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उसे और बेहतर किया जा सकता है, लेकिन जो अभी एजुकेशन सिस्टम है वो भी अच्छी ही है। हर जगह, चाहे वो इंसान हो चाहे वो परिस्थिति हो, कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा होगा। ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके से जो अच्छी चीज़ें हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके अपनाएं और जो बुरी चीज़ें हैं उनको हटाते चलें। ठीक है, यानी अच्छी चीज़ों को अपनाते हुए आगे बढ़ना है और बुरी चीज़ों को आगे बढ़ते हुए पीछे छोड़ देना है, उन्हें लेके आगे नहीं बढ़ना है। There are others who can be surrounded by the most fascinating people, the most wonderful books and other things, and who yet remain quite closed in, and they are unable to take anything from this wealth around them. अब इसी बात को प्रमाणित करने के लिए या प्रूफ करने के लिए इंदिरा गांधी कहती हैं कि ऐसे कई लोगों को मैंने देखा है जो शायद दिन भर अच्छी अच्छी किताबों या अच्छी अच्छी लोगों के साथ बैठ रहे हैं, जिनका काम ही बहुत अच्छे वातावरण में है, लेकिन फिर भी वो इस अच्छे माहौल से या वातावरण से कुछ अच्छा सीख नहीं पा रहे हैं। दे आर नॉट टेकिंग एनीथिंग और एक्सट्रैक्टिंग एनीथिंग गुड फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, दो दे आर experiencing good people around them, good books with them, but still they are not learning anything from those. So somewhere they are unproductive and they are not utilizing their potential to the complete extent. Our country is very rich country. It is rich in culture, it is rich in many old traditions, old and even modern traditions. Of course, it has lot of bad things too, and some of bad things are in the society. And what are those bad things? Superstition, which has grown over the years and which sometimes clouds over the shining brightness of ancient thought and values and eternal values. वो फर्दर कहती हैं कि हमारी कंट्री बहुत ही ज़्यादा रिच है, रिच इन टर्म्स ऑफ कल्चर, ट्रेडिशन, लिटरेचर, आर्ट, म्यूज़िक एंड वॉट नॉट। हमारी कंट्री में बहुत सारी धरोहर ऐसी है जो हमें पुश्तों से या पीढ़ियों से, जनरेशन टू जनरेशन हमें दी गई है, हमारे पूर्वजों से हमें वो मिली है। ठीक है, और इन सब के लिए मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ और यही अपेक्षा सब लोगों से करती हूँ जो भारतवासी हैं, उन्हें भी इतना ज़्यादा ही अच्छा महसूस होना चाहिए, उन्हें भी इतना ज़्यादा फील होना चाहिए। लेकिन इन अच्छाइयों के साथ साथ कुछ बुरी चीज़ें भी हैं, जैसे कि अंधविश्वास यानी सुपरस्टिशन। कई बार ऐसा होता है कि अंधविश्वास धीरे धीरे ग्रो करता जा रहा है ना। इट इज़ ग्रोइंग मल्टीपल टाइम्स विद ईच पासिंग ईयर। हर साल के साथ अंधविश्वास लोगों में बढ़ता जा रहा है, और एक बार अगर कोई इंसान अंधविश्वास के चक्करों में पड़ जाए तो वो कहीं ना कहीं सही डिसीजन नहीं ले पाता, वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो ये भी एक समस्या है, लेकिन हम इस समस्या को भी दूर करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, और ये तभी हो सकता है जब हम एजुकेशन को सही तरीके से इस्तेमाल करें, लोगों को एजुकेट करें। देन ऑफ कोर्स देयर इज़ फिजिकल पावर्टी ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ अवर पीपल। इसके अलावा एक और बहुत ही अहम मुद्दा है या बहुत ही एक बड़ी समस्या है जो कि है गरीबी की, यानी पावर्टी की। ज़्यादातर लोग पुअर हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर पुअर, है ना। इंडिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ग जो है वो आज भी गरीबी रेखा के नीचे है या गरीबी से जूझ रहा है। सो दैट इज़ अगेन अ प्रॉब्लम, दैट इज़ समथिंग विच इज़ अगली एंड दैट हैम्पर्स द ग्रोथ ऑफ मिलियंस ऑफ यंग गर्ल्स एंड बॉयज़। ये एक ऐसा रीज़न है, मेजर रीज़न है, जो कि हमारे जो आने वाले छोटे छोटे यंग बच्चे हैं जो आगे चल के देश का भविष्य बनेंगे, कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ को रोक रहा है। क्यों? क्योंकि अगर गरीब होंगे लोग तो वो पढ़ने के लिए बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाएंगे, और अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं,
कुछ समझेगा नहीं तो आगे लाइफ में कुछ कर भी नहीं पाएगा। अनएजुकेटेड रहेगा तो ठीक, ढंग की जॉब नहीं मिलेगी, ढंग की जॉब नहीं मिलेगी तो इनकम लो रहेगी और ये पावर्टी, गरीबी निरंतर चलती ही रहेगी। इट विल पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। Now all these bad things we have to fight against and that is what we are doing since independence। हमें इन सभी जो परेशानियां हैं इनसे खुद को दूर करना है, इन्हें अपने देश से भगाना है और वही चीज़ हम निरंतर करते आ रहे हैं जब से भारत आज़ाद हुआ है। ऑलराइट, सो हमें क्या करना है, हमें जो भी ये समस्याएं हैं इन्हें दूर भगाना है, इन्हें दूर करना है अपनी लाइफ से और निरंतर आगे बढ़ते जाना है। बट वी मस्ट नॉट अलाउ दिस डार्क साइड ऑफ द पिक्चर विच बाय द वे एग्जिस्ट्स इन एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। अब उनका कहना है चाहे ये जो पिक्चर है ये कितनी भी डार्क हो, कितनी भी समस्याजनक हो, लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें उसको कहीं ना कहीं इग्नोर करना है। क्योंकि अगर हमारा ध्यान कंप्लीटली उसी तरफ जाएगा तो हम कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, हम ठीक से सोच नहीं पाएंगे और अगर ठीक से सोच नहीं पाएंगे तो अच्छी तरीके से काम भी नहीं कर पाएंगे। और ये सिर्फ हमारी कंट्री की समस्या तो है नहीं कि सिर्फ भारत में ही ये सारी समस्याएं हैं। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे इन समस्याओं को देखा गया है और जहाँ के लोग भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। इवन द वर्ल्ड्स मोस्ट रिच कंट्री has its dark side, but usually other people hide their dark sides and they try to project the shining side or the side of achievement. Here in India we seem to want to project the worst side of the society। अब उनका कहना है कि अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग समस्याएं हैं, लेकिन लोग जो हैं समस्याओं को पीछे रख के जो उनकी अच्छाइयाँ हैं हमेशा उसी को सामने रखते हैं या उसी का प्रचार करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो प्रचार नहीं कर रहे तो उन्हें कोई समस्या नहीं है या उन्हें कोई परेशानी नहीं है। ऐसे बहुत से देश हैं जो इंडिया की तरह ही कई सारी समस्याओं से डील कर रहे हैं, बस ये है कि वो उस चीज़ को बताते नहीं हैं या उस चीज़ को सामने नहीं आने देते हैं। लेकिन हमारे केस में ये केस बिल्कुल उल्टा है। हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में ज़्यादातर केसेस में हम जो हैं अपनी जो कमियां हैं, खामियां हैं या जो समस्याएं हैं उनको लोगों के सामने ज़्यादा रखते हैं, हमारे अचीवमेंट्स को हम लोगों के सामने ज़्यादा नहीं बताते और इसीलिए कहीं ना कहीं लोग हमें पिछड़ा हुआ समझते हैं और पीपल थिंक दैट वी आर नॉट प्रोग्रेसिव और वी आर नॉट येट डेवलप्ड। Here in India, we seem to want to project the worst side of the society. Before anybody does anything, he has to have, of course, knowledge and capability. But along with it, he has to have a certain amount of pride in what he or she is doing. He has to have self-confidence in his own ability. If your teacher tells you cannot do this, even if you are a very bright student, I think every time you will find it will be more and more difficult for you to do it. But if your teacher encourages saying, go along, you have done a very good work, now try a little harder, then you will try a little harder and you will be able to do it. And it is same with societies and with countries. उनका कहना है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है। वो कहती हैं अगर कोई ब्राइट से ब्राइट स्टूडेंट है स्कूल में या क्लास में और उसकी टीचर उसे कहीं ना कहीं बार बार रोक रही है या टोक रही है, वो गलती कर रहा है और समझाने के बजाय उसको बार बार उसकी गलती याद दिला रही है कि तुम ये नहीं कर पाओगे, बार बार गलती कर रहे हो, तुमसे नहीं होगा, यू कैन नॉट डू दिस, तो एक टाइम के बाद वो बच्चा भी ट्राई करना छोड़ देगा, वो भी निराश हो जाएगा। वो सोचने लगेगा कि हाँ मैम अगर बोल रही हैं तो शायद मुझसे होगा ही नहीं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन अगर टीचर उसी चीज़ को एनकरेजिंग तौर पे बोले कि अच्छा कर रहे हो लेकिन और बेहतर हो सकता है, जो तुमने किया है वो ठीक है लेकिन शायद और बेहतर कर सकते हो, तो शायद वो बच्चा निराश नहीं होगा, वो ज़्यादा जोश के साथ काम को करेगा, ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ काम को बेहतर करने की कोशिश करेगा। और ये सेम सिचुएशन जो है एक देश के साथ भी है और एक समाज के साथ भी है।
Societies and countries are comprising of people. If the people do not progress, the society and country also will not be able to progress. अगर हम देश को भी ऐसे ही बोलते रहेंगे कि देश कुछ नहीं होगा, उन्नति नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, इस देश का कुछ नहीं हो सकता, तो सच में ही देश का कुछ नहीं होगा. देश आगे कब बढ़ेगा? जब हम देश के नागरिक आगे बढ़ेंगे, है ना. देश अपने आप तो उठ के आगे नहीं बढ़ेगा. देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें मेहनत करनी होगी. ठीक, हमें निरंतर प्रयास करना पड़ेगा. The world, with the exception of China, we have to see and you and the educated women, because it is great privilege for you to have higher education. You have to try and see our problems in the perspective of what has happened here in this country and what is happening all over the world. उनका कहना है कि हमें समझना ज़रूरी है कि लड़कियों की शिक्षा कितनी इम्पॉर्टेंट है, और एक बार अगर हमें ये समझ आ गया तो फिर हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम भी प्रयास करेंगे कि लड़कियों को प्रॉपर शिक्षा मिले. दे वुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटीज सो दैट दे कुड गेट प्रॉपरली एजुकेटेड, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एट दिस मोमेंट. Even if we compare ourselves with the other countries of the world, then also we need to provide opportunities to the women so that they get the primary and basic education at least. As I said, we do have many shortcomings, whether it is the government, whether it is in the society. हमें बहुत सारी कमियां हैं, चाहे वो सोसाइटी में हो, चाहे हमारी गवर्नमेंट में हो. Some are due to our traditions, because as I said, not all traditions are good. कुछ तो हमारी पुरानी जो परंपराएं चली आ रही है उनकी वजह से है, क्योंकि परंपराएं अच्छी हैं लेकिन हर परंपरा अच्छी नहीं है. कई परंपराएं जो हैं वो कुरीतियों के साथ भी आती हैं, सुपरस्टिशंस और अंधविश्वास को भी साथ में लेके आती है. And one of the biggest responsibilities of the educated woman today is how to synthesize what has been valuable and timeless in our ancient traditions with what is good and valuable in modern thought. और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है. एक घर में जो है महिला का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है. वो अपने बच्चों को, परिवार वालों को एक साथ बांध के रखती है, उन्हें सिखाती है, उन्हें चैनलाइज करती है कि किस तरीके से घर में काम होगा, किस तरीके से परिवार को एकजुट होके रहना है. ये एक महिला ही कर सकती है. इसीलिए महिलाओं का शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उन्हें सही और गलत में फ़र्क करना ज़रूरी है. कौन सी परंपराएं अच्छी हैं जिन्हें हमें आगे फॉलो करना है, और कौन से ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो अच्छे नहीं हैं या जिनसे नुकसान हो रहा है, उन्हें हमें पीछे छोड़ना है. ये समझना बहुत ज़रूरी है, और ये एक महिला के लिए बेसिक एजुकेशन से ही पॉसिबल है. If a woman is properly educated, then only she can differentiate between what is right and what is wrong. All that is modern is not good, just as all that is old is neither all good nor all bad. We have to decide not once and for all, but almost every week, every month, what is coming out that is good and useful to our country, and what of the old we can keep and enshrine in our society. अब उनका कहना है कि हर वो चीज़ जो हमें पुरानी है वो ख़राब नहीं है, हमें उसमें से अच्छी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना है. और ऐसे ही हर नई चीज़ भी अच्छी नहीं है. हो सकता है नई चीज़ों में भी बहुत सारी खामियां हो, कमियां हो, तो हमें पुरानी चीज़ों को भी साथ लेना है और नई चीज़ों को भी अपनाना है. लेकिन ये करते हुए हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम चीज़ें अपना रहे हैं वो सही हैं. ये निर्णय करना ज़रूरी है, डिसाइड करना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ अच्छी है हमारे लिए और कौन सी हमारे लिए नुकसानदेह है या नुकसान दे सकती है. टू बी मॉडर्न, मोस्ट पीपल थिंक दैट इट इज़ समथिंग ऑफ मैनर ऑफ ड्रेस और मैनर ऑफ स्पीकिंग और certain habit and customs, but it is not really being modern. It is a very superficial part of modernity. So इंदिरा गांधी का कहना है कि लोगों में आम तौर पे ये एक भावना है, सोच है कि being modern means dressing up properly, speaking in a fluent language, developing good habits, है ना,
इन सब को अगर मानेंगे तो हम बहुत मॉडर्न हैं। अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छे तरीके से खाना खा लिया, थोड़े बहुत जो हमने तौर तरीके ब्रिटिश लोगों से सीखे हैं वो देख लिए, तो इसका मतलब हम बहुत मॉडर्न हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ ऊपर का मॉडर्नाइजेशन है, हम अंदर से मॉडर्न नहीं हैं। मॉडर्न कब कहेंगे किसी को? जब सोच में हम मॉडर्नाइजेशन ला सकें, यानी हमारा जो सोच है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो प्रोग्रेसिव हो। ठीक है। फॉर इंस्टेंस, व्हेन आई कट माई हेयर इट वॉज बिकॉज ऑफ द सॉर्ट ऑफ लाइफ दैट आई वॉज लीडिंग. We were all in the movement. You simply could not have long hair and go in the villages and wash it every day. So when you lead a life, a particular kind of life, your clothes, your everything has to fit into that life if you are to be efficient. अब उन्होंने इसको एक एग्जाम्पल देते हुए बोला कि मैंने अपने बाल छोटे छोटे क्यों करवा लिए? क्योंकि हमें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना था। कई ऐसे दौर गुजरा है, कई बार ऐसा हुआ है कि हमें गांव में जाकर रुकना पड़ा या रहना पड़ा। ऐसी परिस्थिति नहीं होती थी कि हम लंबे बालों को मेंटेन कर सकें, ठीक से उन्हें वॉश कर सकें, क्लीन कर सकें। तो बालों को मेंटेन करना अपने आप में बहुत बड़ा एक टास्क हो गया था। तो जिस तरह की ज़िंदगी हम जीते हैं उसी तरह का हमारा जो अपीयरेंस है वो भी हो जाता है। बड़े बाल मेंटेन करना मुश्किल था, इसीलिए मैंने बालों को छोटा कर दिया। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक मॉडर्नाइजेशन है। ठीक है। You have to forget everything of that kind. That is why gradually clothes and so on have changed in some countries because of the changes in the lifestyle. Does it suit our lifestyle or what we want to do or not? If it does, maybe we have to adopt some of these things, not merely because it is done in another country and perhaps for another purpose. But what clothes we wear is really quite unimportant. What is important is how we are थिंकिंग। अब वो कहती हैं कि कई कंट्रीज़ में, जैसे मैंने अपने बाल छोटे किए हैं एज़ पर द डिमांड ऑफ द सिचुएशन, ज़रूरत के हिसाब से, उसी तरह कई कंट्रीज़ में लोगों की जो पोशाक है वो बदल गई है, वेशभूषा है वो बदल गई है। लेकिन क्योंकि किसी और कंट्री में वेशभूषा बदल गई है, किसी और कंट्री में किसी और तरह का ड्रेस है और हम सोचे वो फैशन है, हमें भी वो करना चाहिए, दैट इज़ रॉन्ग। हम कपड़ों से अपना मॉडर्नाइजेशन नहीं जता रहे हैं, हमें नहीं करना है ऐसा। हमें अपनी सोच को प्रगतिशील बनाना है, हमें सोच में मॉडर्नाइजेशन लाना है। ठीक है। हम कितने भी महंगे, अच्छे या फैंसी कपड़े पहन लें, लेकिन जब हम किसी विषय पर चर्चा करें या जब हम बात करें या किसी तरह का डिस्कशन करें, तब हम ये समझ ही नहीं पाए, हम पिछड़ी हुई सोच में ही पड़े रहें या हम अंधविश्वासों में ही उलझे रहें, तो फिर हम खुद को मॉडर्न नहीं बोल सकते। हम मॉडर्न तभी कहलाएंगे जब हमारी सोच मॉडर्न होगी, जब हम मॉडर्न तरीक़ों से काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और ना सिर्फ खुद आगे बढ़ेंगे बल्कि अपने देश को भी आगे बढ़ाएंगे। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर. Sometimes I am very sad that even people who do science are quite unscientific in their thinking and in their other actions. Not what they are doing in the laboratories, but how they live at home or their attitude towards other people. अब वो कहती है कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ साइंटिस्ट को देखा है या ऐसे लोगों को देखा है जो साइंस पढ़ रहे हैं, जो लॉजिकली रीजनिंग कर रहे हैं, बट फिर भी जब वो घर जाते हैं तो उनका बिहेवियर कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। उनका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल डिफरेंट है कंपेयर टू व्हाट दे आर बिहेविंग इन देयर लैबोरेटरीज। जब वो लैबोरेटरी में है तब वो साइंस की बात कर रहे हैं, लॉजिक की बात कर रहे हैं, लेकिन ये वही व्यक्ति हैं जो घर जाकर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या अपनी फैमिलीज़ के साथ बड़ा अजीब तरीक़ा का व्यवहार करते हैं, जिसमें साइंस का कुछ भी समझ नहीं आता, बहुत ही इलॉजिकल बातें या अनसाइंटिफिक तरीके से डील करते हैं। नाउ फॉर इंडिया टू बिकम व्हाट वी वांट इट टू बिकम विद अ मॉडर्न रैशनल सोसाइटी एंड फर्मली बेस्ड ऑन व्हाट इज गुड इन आवर एंशिएंट ट्रेडिशन एंड इन आवर सॉइल, फॉर दिस वी हैव टू हैव अ थिंकिंग पब्लिक, thinking young women who are not content to accept what comes from any part of the world, but
are willing to listen to it, to analyze it, and so decide whether it is to be accepted or whether it is to be thrown out. And this is the sort of education which we want, which enables our young people to do something. अब जब हम वुमेन एजुकेशन की बात करते हैं तो हमें इस पे गौर करना ज़रूरी है। कोई दूसरा देश क्या कर रहा है हमें वो नहीं देखना है। अगर हम दूसरे देश से इंस्पायर हो भी रहे हैं, मोटिवेट हो भी रहे हैं, तो सिर्फ अच्छी बातों से होना है। जस्ट बिकॉज किसी दूसरी कंट्री में कोई काम हो रहा है हमें भी उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। हमें लॉजिकली, रैशनली सोचना पड़ेगा कि क्या हमारे देश में भी वो चीज़ करनी ज़रूरी है, क्या जो चेंज दूसरी कंट्री में हुआ है वही चेंज हम अपनी कंट्री में करेंगे तो कुछ फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा है तो फिर हमें वो अडॉप्ट करना चाहिए, अगर नहीं है तो हमें वहीं पे उसको छोड़ देना चाहिए। अगर हमने ये इन चीज़ों में फ़र्क करना सीख लिया कि किस चीज़ को हमें फॉलो करना है और किस चीज़ को हमें फॉलो नहीं करना है, तो हम एक्चुअल में वुमेन को एजुकेट कर पाएंगे। और इस वक्त हमारे यंग पीपल को हो, यानी वेदर इट इज़ अ यंग बॉय और अ यंग गर्ल, they both require such kind of education where we do not blindly follow any particular country, nation or culture. Rather, we think the situation and analyze. Then only we decide whether something has to be adopted or not. Clear? So, a very inspiring and motivational speech given by the first woman Prime Minister, that is Indira Gandhi. She has beautifully explained that why women have to be educated, क्यों ज़रूरी है नारी शिक्षा, and what is the purpose and in what terms we need to change our education system. हमें education system में कितना और क्या क्या बदलाव की ज़रूरत है। Though this is back many years, ये प्रधानमंत्री जब वो थी तब की बात है। आज अगर हम देखें तो कई साल बीत चुके हैं और अब वुमेन एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हो चुका है। नाउ एक्चुअली द गर्ल्स आर मोटिवेटेड एंड एनकरेज टू गो एंड स्टडी, दे इवन आर एनकरेज टू बिल्ड देयर ओन करियर्स। तो काफ़ी प्रोग्रेस हो चुका है एंड आई सपोज उन्होंने जो भी विजन था इंदिरा गांधी का, जो भी उनकी सोच थी, काफ़ी हद तक वो आज के दौर में, मतलब करंट सिनेरियो में एकदम ठीक बैठी है। लेट्स नाउ मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइजेस। द फर्स्ट एक्सरसाइज सेज टेक द करेक्ट ऑप्शंस। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट वन, डैश इज the home and the home is the dash of the society. Both A and B, woman basis, house, big, country, community. So woman is the home and the home is the basis of the society. First option is correct. Clear? Second one, dash is almost more important than the education of boys and men. Women's education is more important. नारी शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंदिरा गांधी, our present education needs a thorough transition, overhauling, change, both A and B. So we need, education needs a thorough overhauling. ठीक है, हमें निरंतर इसको एसेस करते रहना चाहिए कि कितना हमें इसमें प्रोग्रेस लाना है, कितना चेंज ज़रूरी है। ठीक है। फोर्थ, आवर एंशियंट फिलॉसफी हैज़ टॉट अस दैट एवरीथिंग इज समवॉट डैश ऑफ अ गुड एंड बैड। एवरीथिंग इज अ मिक्सचर ऑफ अ गुड एंड बैड। हर चीज़ में कुछ अच्छा ही है और कुछ बुराई है। ये हमारे ऊपर है कि हम कितना अच्छा लेते हैं और कितना बुरा छोड़ते हैं या लेते हैं। ठीक है। Now let's come to match the following questions. There are certain phrases listed under column A. We need to match them with the remaining phrases to complete their meaning. Okay. First one, it depends on us and our capability.
हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट द गुड, हम अच्छी चीज़ें कैसे, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारी कैपेबिलिटीज़, हमारे पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से हम किसी चीज़ में से अच्छी चीज़ को निकाल सकते हैं. सम पीपल कैन लर्न फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एनीथिंग अराउंड देम. कुछ लोग आसपास के ऑब्जर्वेशन से ही बहुत कुछ सीख जाते हैं. आवर कंट्री इज़ वेरी रिच इन कल्चर, ट्रेडिशन एट्सेट्रा. It has a lot of bad things also like superstition, right? So we are done with take the correct option and match the following. Now let's move to the next exercise. Next exercise asks us to put a tick mark on the correct statements and put a cross against the false statements. So let's do it. First one, even the most rich country in the world has its dark side. Yes, it is true. This is absolutely correct. Second, there is a debate all over the country whether this education is adequate to the needs of the society. Yes, this is true. Third one, everything in our education is very good. No, certain things are not good and those things need to be changed. Fourth, many of our young people leave us and go abroad because they get higher salaries but they do not get better conditions of work. This is wrong. They also get better condition of work. They get higher salary also and they get better condition of work also. Clear? Next, now let's move to answer D, that is answer the following questions. First one, why there is a debate all over the country? There is a debate all over the country regarding women education. Why women should be educated and how they should be educated, what kind of changes should be brought about in the education system so that the women can get proper education. Clear? Second one, why are our students persuaded and cajoled to go and live abroad even when they are reluctant? Because other countries believe that our education system has many merits which are beneficial when the students work. Clear? So that is the reason. So now let's discuss question number 2. Why are our students persuaded and cajoled to go and live abroad even when they are reluctant? So our students are persuaded and cajoled to go and live abroad even when they are reluctant because other countries firmly believe that Indian education system is very good and our children are very good in science, mathematics and other areas. They know it very well that their performance would yield them good results. So that is why even when they qualify their final examinations, they are given the offer letter much earlier to that. Okay. Third question, what has our ancient philosophy taught us? Our ancient philosophy has taught us that every society has a mixture of good and bad. हर चीज़ में क्या है, good और bad का एक mixture है. It is upon us, it depends entirely on our capability, how we assess and how we extract the good things and how we leave the bad things behind. What is the responsibility of the educated woman? The educated woman has a big responsibility. She needs to differentiate between what is right and wrong, and once she does so, then she needs to adapt from the surroundings around her. It is her responsibility to pass on the education from one generation to another and build a successful house and a good society. Okay. So with this we finish with your lesson, children. I hope that now you would be able to do the exercises on your own. I have discussed each and every exercise with you. I hope you have enjoyed this session. I will meet you again with a new chapter, a new lesson where we would be learning something interesting. So stay tuned for the new video. Bye bye and take care.